हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अनुज कुमार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फियरलेस इनोसेंट मैथ पर। डियर स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज में आज हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाला पोर्शन, जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी होती है और हम इसको क्लासिफाई करना पड़ता है, उसका नेचर को बताना पड़ता है कि उसका नेचर इलिप्टिक है, पैराबोलिक है या हाइपरबोलिक है। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का क्लासिफिकेशन हम सीखेंगे विद इंपोर्टेंट एग्जांपल्स। और यहां से यूनिवर्सिटीज में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, सभी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में एक शॉर्ट क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, नेट गेट जैम की, वहां पर तो इस टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की लेक्चर सीरीज है, जिसमें हम सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करना सीखेंगे। और सबसे पहले जान लेंगे कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको बताया गया है उसके कुछ नोटेशंस हम यूज करते हैं पीक्यूआरएसटी की फॉर्म में, वो नोटेशंस क्या होती है। फिर स्टैंडर्ड फॉर्म हम सेकंड ऑर्डर की जो पीडी होती है, सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म को हम जो है डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम जो सारा का सारा वर्क करने वाला है क्लासिफिकेशन का, वो स्टैंडर्ड जो डेफिनेशन होती है सेकंड ऑर्डर की लीनियर पीडी की, उसी को लेकर करने वाले हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म को जान लेंगे कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। फिर इसको क्लासिफाई करना सीखेंगे तीन फॉर्म में, कि वो कब इलिप्टिक होगी, कब वो आपकी पैराबोलिक होगी, कब वो हाइपरबोलिक होगी। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल मैं सॉल्व करूंगा और कुछ आपको होम असाइनमेंट में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बार बार उनको यूज किया है पार्शियल डिफरेंशिएशन में। और वो ये होता है कि जब हमारे पास दो वेरिएबल का फंक्शन होता है, जिसको हम कहते हैं z इक्वल टू एफ एक्स वाई, ठीक है, तो हम यहाँ पर इसके फर्स्ट ऑर्डर के डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं, जो कि डेल जेड ओवर डेल एक्स होता है, जिसको हम जेड एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि डेल जेड ओवर डेल वाई होता है, जिसको हम जेड वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों जो डेरिवेटिव है, ये फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डिफरेंशिएशन होंगे इस फंक्शन के लिए जो मैंने वहां पर लिखा है, जहां पर मैंने जेड को माना है डिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स और वाई होके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये जो डेल जेड अपॉन डेल एक्स है, अगर हम जेड के सफिक्स में एक्स लिखते हैं तो इसका मतलब होता है जेड का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट पे। ठीक है, ऐसी जेड के सफिक्स में अगर एक बार वाई लिखा जाएगा तो वाई के रेस्पेक्ट में एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन। पार्शियल डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट आपको पता है, जब एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं तो वाई हम कॉन्स्टेंट लेकर के चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू नोटेशन, अगर नोटेशन की बात करें, इसको हम पी से डिनोट करते हैं, इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं, क्योंकि नोटेशन यहाँ पर मेन है। नोटेशन की फॉर्म में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए, है ना। फिर ऐसे हम सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, वो होता है डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर, जिसको हम जेड एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। फिर होता है आपका सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई, जिसको हम जेड एक्स वाई से डिनोट करते हैं। फिर होता है आपका डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर, जिसको हम जेड वाई वाई से डिनोट करते हैं। मतलब अगर दो बार लिखा है तो इसका मतलब दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, दो बार वाई है तो दो बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। एक एक्स है एक वाई है जेड के सफिक्स में, तो एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है। ये तीनों डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर के डेरिवेटिव होते हैं, और इनको हम डिनोट करते हैं आर से, एस से और टी से। तो ये जो आपको मैंने नोटेशन बताई है, ये हम पहले से जानते हैं। इसी नोटेशन को यूज करते हुए हम यहाँ पर आज सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करेंगे और फिर उसको क्लासिफाई करेंगे। उसके नेचर को हम बताएंगे कि उसका नेचर किस तरीके का हो सकता है अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। अभी सेकंड ऑर्डर की जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, वो हमने कंसीडर द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है, इन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमने दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिए हैं एक्स और वाई। जैसे कि जेड मैंने यहाँ पे फंक्शन बताया, यहाँ पर जेड किसका फंक्शन है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई का फंक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक्स और वाई को इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए और जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल मानते हुए स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी है, जो कि हमारी सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है कि ए आपका होगा, ठीक है, इनटू में जेड डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर रहेगा,
बी मल्टीप्लाई में होगा, इनटू में डेल टू जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई होगा, सी इनटू में डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर होगा। ये आपकी तीन टर्म होती है जहां से हमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू मिलती है। ये होता है आपका एक्स के रिस्पेक्ट में दो बार, ये एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में एक एक बार, ये वाई के रिस्पेक्ट में दो बार। फिर यहाँ पे कोई भी आपकी टर्म हो सकती है, उस टर्म में जो है आपका एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, डेल जेड ओवर डेल एक्स और डेल जेड ओवर डेल वाई। मतलब इधर वाला जो पोर्शन है वो आपका एक्स भी रखेगा, वाई भी रख सकता है, जेड भी रख सकता है, पी भी रख सकता है, क्यू भी रख सकता है, क्योंकि पी क्यू की ही तो वैल्यू होती है डेल जेड अपॉन डेल एक्स डेल जेड अपॉन डेल वाई। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म होती है ना। इसको हमेशा याद रखना क्योंकि से हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब इसकी नोटेशन ना, चूंकि आपको पता है तीन तरीके से डिनोट कर सकते हैं हम डेरिवेटिव को। तो एक तो हो गया है पूरा का पूरा डेरिवेटिव लिख के डिनोट करना। दूसरा, हम इसकी जगह पे आर रख सकते हैं, इसकी जगह पे एस रख सकते हैं, इसकी जगह पे टी रख सकते हैं, है ना। और ये आपका एक्स वाई जेड और डेल जेड अपॉन डेल एक्स को पी रख सकते हैं और डेल जेड अपॉन डेल वाई को क्यू रख सकते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी इस फॉर्म में भी दी जा सकती है। एक तीसरी फॉर्म और बनेगी, और करके वो भी बता देता हूं। तीसरी फॉर्म बनेगी कि कोई ए होगा, फंक्शन हो या कांस्टेंट हो, और आर की वैल्यू को हम डेल जेड ओवर डेल एक्स कहते हैं, जिसको डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर कहते हैं, जिसको हम जेड एक्स एक्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, बी फंक्शन या कांस्टेंट होगा, और एस को हम जेड एक्स वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही सी, यहां पर टी को हम जेड वाई वाई लिख सकते हैं, और प्लस ये फंक्शन होगा जिसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा, जेड भी होगा। पी को हम जेड एक्स लिख सकते हैं और क्यू को हम जेड वाई लिख सकते हैं। तो एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन को मैंने तीन फॉर्म में लिखा है। एग्जाम में इन तीनों में से कोई भी फॉर्म आ सकती है। ये तो सीधा डेरिवेटिव की फॉर्म आपको दिखाई दे, या सीधा आपको जो है इस पी क्यू आर एस टी की फॉर्म दिखाई दे नोटेशन के अकॉर्डिंग, या इस फॉर्म में भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी जा सकती है। तीनों में से किसी भी फॉर्म में हो, आपको सेम वर्क करना है जो मैं आगे बताने वाला हूं। मेन इसमें जो रोल रहता है वो रहता है ए का, बी का और सी का। इस ए बी सी से ही हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। कैसे करते हैं वो भी जान लेते हैं। तो अभी जो मैंने आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बताई वो स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। यहां पर जो एबीसी होते हैं, एबीसी आपके कांस्टेंट भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो सकता है एक्स और वाई का। ठीक है, एक्स और वाई के कंटिन्यूअस फंक्शन भी हो सकते हैं, मतलब ए और बी सी में एक्स और वाई भी हो सकते हैं, और ये कांस्टेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो है स्टैंडर्ड फॉर्म हो गई। यहाँ पर एबीसी कांस्टेंट है, कंटिन्यूअस फंक्शन हो सकते हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो आर का कोफिशिएंट होगा, चाहे वो ए हो चाहे वो कुछ भी हो, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारी जो है एक इक्वेशन बन गई जिसको कि हम इक्वेशन वन कह देते हैं। ठीक है, तीन फॉर्म बनी, तीनों को हम किसी को भी लिख करके इक्वेशन वन कह देंगे। अब ये जो इक्वेशन वन है, ये कब इलिप्टिक, कब पैराबोलिक, कब हाइपरबोलिक होती है। इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके हमें वैल्यू निकालनी है ए की, हमें वैल्यू निकालनी है बी की, हमें वैल्यू निकालनी है सी की। ठीक है, ए बी सी की वैल्यू हमें निकालनी पड़ती है। फिर हमें डिस्क्रीमेंट निकालना पड़ता है जिसको हम कहते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये फॉर्मूला लगा करके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालनी है। अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निगेटिव आ जाए, लेस देन जीरो आ जाए, तब हम बोलते हैं ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर है ये इलिप्टिक नेचर की है। ठीक है, और अगर ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी ये जीरो के बराबर आ जाए, तब हम बोलते हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर है वो पैराबोलिक है। अगर ये डिस्क्रीमेंट आपका बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो से बड़ा आ जाए, तब हम बोलते हैं ये हमारी हाइपरबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई करेगी। तो इस तीन फॉर्मूलों से हम किसी भी सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर लेस देन जीरो तो इलिप्टिक, ठीक है, इक्वल टू जीरो तो पैराबोलिक, और ग्रेटर देन जीरो तो हाइपरबोलिक। कोनिक सेक्शन में भी आपने इसी तरीके से कुछ फॉर्मूले पढ़े होंगे, बस वही सेम फॉर्मूले यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में भी यूज होते हैं। ठीक है, मेन रूल रहता है कि इसका ए बी सी का, यानी कि आपको क्या करना है हर क्वेश्चन में, सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। एबीसी की वैल्यू निकाल के फिर आप बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू निकालेंगे, उसी से चेक हो जाता है कि हमारा जो है ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किस नेचर की है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखना कि यहां पर देखो मैंने एक्स को माना है फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, वाई को माना है मैंने
सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हम y को मान ले फर्स्ट इंडिपेंडेंट वेरिएबल और x को मान ले सेकंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ये चेंज हो जाएगा, ये बन जाएगा a जेड वाई वाई प्लस बी जेड वाई एक्स, और ये बन जाएगा c जेड एक्स एक्स, और ये बन जाएगा आपका f ऑफ वाई एक्स जेड, और यहां पर आपको मिलेगा जेड वाई जेड एक्स। मतलब अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को आपस में इंटरचेंज कर दे, ठीक है, इंटरचेंज कर दे, x की जगह पे y, y की जगह पे x कर दे, तो एबीसी की वैल्यू फिर इस तरीके से निकलेगी, ठीक है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लासिफिकेशन में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप x को पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो या y को पहला इंडिपेंडेंट वेरिएबल मानते हो, आप इस फॉर्म से क्लासिफाई करो, ठीक है, या फिर आप इस फॉर्म से क्लासिफाई करो, दोनों का नेचर सेम आएगा, ठीक है। ये स्टूडेंट को काफी डाउट रहता है कि सर आपने ये वेरिएबल पहले लेना था, ये आपने बाद में ले लिया, पहले लेना था ये बाद में ले लिया, बाद वाले को पहले ले लिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जाए, इस फॉर्म में लिखी जाए, उसका जो नेचर है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो वही आएगी, जो इसकी आएगी वही इसकी आएगी। तो आप किसी भी वेरिएबल को आप जो है फर्स्ट वेरिएबल कंसिडर कर सकते हो अपने क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं इस मेथड को। दो एग्जाम्पल लिख के दोनों को क्लासिफाई करना है। पहले वाली डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रूफ करना है ये हाइपरबोलिक है, तो उसका सॉल्यूशन हम करते हैं। जो हमारी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है आपकी देखी जाए तो जेड एक्स एक्स और इक्वल टू सी स्क्वायर जेड वाई वाई, नोटेशन फॉर्म में लिखता हूं, जिसको हम लिख सकते हैं जेड एक्स एक्स माइनस सी स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू जीरो। इक्वेशन वन डाल देंगे। सबसे पहले हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है कंपेयर करने के बाद, है ना। तो यहां पर हम कंपेयर कर लेते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन वन, कंपेयरिंग इक्वेशन वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने आपको बताई थी, ए जेड एक्स एक्स प्लस बी जेड एक्स वाई और प्लस सी जेड वाई वाई, तीन टर्म का ही मेन रोल रहता है, बाकी तो कोई भी फंक्शन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो, है ना, एक्स वाई जेड और ये आपका जेड एक्स जेड वाई, इस तरह का कोई भी फंक्शन हो सकता है इक्वल टू जीरो। तो हमें जो मेन यूज है ना वो पहली तीन टर्म का है, इन तीन टर्म का है, इन तीन टर्म से हमारी एबीसी की वैल्यू निकलेगी कंपेयर होने के बाद। तो मैंने क्या किया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो वी गेट, इससे आपको जो है एबीसी की वैल्यू मिलेगी। जेड एक्स एक्स का कोफिशिएंट वन है, यहाँ पर ए है, ठीक है, तो ए की वैल्यू हमें मिल जाएगी वन। यहाँ पे जेड एक्स वाई है ही नहीं, यहाँ पे बी है, वहां पे जेड एक्स वाई है ही नहीं, इसका मतलब बी की वैल्यू होगी जीरो, ठीक है। फिर आता है जेड वाई वाई, जेड वाई का कोफिशिएंट यहाँ पर कैपिटल सी है और यहाँ पर माइनस सी स्क्वायर है, तो कैपिटल सी की वैल्यू होगी स्मॉल में माइनस सी स्क्वायर, ये स्मॉल में है भाई, इधर वाला पोर्शन ये स्मॉल में है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो कुछ और कॉन्स्टेंट भी ले सकते हैं। चलिए मैं इसको सी की जगह पे, चलो सी ही रहने देता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। तो ये हमने क्या करना है, जो भी इक्वेशन दी होगी उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यू निकाल लेनी है, ठीक है। एबीसी की वैल्यू निकालने के बाद नाउ अब हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, है ना। बी की वैल्यू है जीरो का स्क्वायर माइनस फोर, ए की वैल्यू है यहाँ पर वन और सी की वैल्यू हमने निकाली है माइनस स्मॉल में सी स्क्वायर, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर सी स्क्वायर मिलेगा, और चूंकि आप जानते हैं कि जो सी स्क्वायर है, ठीक है, सी स्क्वायर हमेशा जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर स्क्वायर फॉर्म में लेकर के आते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अगर माइनस वन सी की वैल्यू है, माइनस वन का होल स्क्वायर करो वो भी प्लस वन हो जाएगा, तो ये हमेशा जो है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा आपको। और अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देगा तो यानी कि सी स्क्वायर पॉजिटिव होगा, फोर पहले से पॉजिटिव होता है, इसका मतलब ये वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी। और दिस इंप्लाइज आप यहाँ पर लिख सकते हो कि जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है वो यहाँ पे हमेशा ग्रेटर देन जीरो रहेगा, और ग्रेटर देन जीरो के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है हाइपरबोलिक, ठीक है। हेंस हेंस पीडीई पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन इक्वेशन वन इज, ठीक है, हाइपरबोलिक। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी हाइपरबोलिक होगी इन नेचर। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है।
अब सेकंड एग्जांपल को सॉल्व करते हैं भाई। अगर सेकंड एग्जांपल की बात करें तो सेकंड एग्जांपल में हमें ये कहा है कि क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑपरेटर। ऑपरेटर आपको दिया है 4 डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 डेल टू वाई ओवर डेल टू वाई ओवर डेल एक्स डेल टी, और लास्ट में आपको दिया है डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर। ये तो आपने यहाँ पे देख ही लिया होगा कि जो ऊपर वेरिएबल है वो जेड की जगह पे इस बार वाई है, यानी कि वाई यहाँ पर दिया है दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन, एक एक्स का और एक टी का। वाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पर y तो है डिपेंडेंट वेरिएबल और xt है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको जो है इसकी एबीसी की वैल्यू चाहिए, एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। हेयर हेयर अगर a की वैल्यू देखेंगे तो जो डबल डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में होता है उसका कोफिशिएंट a होता है, या कंपेयर कर लो पूरा आप चाहे तो, इक्वेशन 1 इसको डाल देना, ठीक है। कंपेयर 1, कंपेयर 1 विद, ठीक है, इसी के अकॉर्डिंग बना लो डेरिवेटिव, y ऑफ एक्स एक्स, वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में दो बार इंटू ए, प्लस बी इंटू वाई ऑफ एक्स टी, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार टी के रेस्पेक्ट में, और सी ऑफ वाई टी टी, और प्लस जो भी फंक्शन आएगा आपका, ठीक है, जिसमें एक्स होगा, वाई होगा, टी होगा, ठीक है, वाई एक्स होगा, वाई टी होगा। तो जैसी फॉर्म दी है, जैसे फंक्शन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी फॉर्म में अपनी स्टैंडर्ड डेफिनेशन को कन्वर्ट कर देंगे। हमें एबीसी की वैल्यू चाहिए, तो यहां पर आप डायरेक्टली कंपेयर करेंगे तो वी गेट, इससे आपको मिलेगी ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1। नाउ अब हम निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे तो बी का स्क्वायर यानी कि 4 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 1, ये आपको 16 माइनस 16 जो कि सॉल्व होके जीरो देगा। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो वैल्यू है वो जीरो आएगी, और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हेंस इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक, पैराबोलिक इन नेचर, ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या होगी आपकी, पैराबोलिक, पैराबोलिक होगी। लेस देन जीरो पे इलिप्टिक, इक्वल टू जीरो पे पैराबोलिक, और ग्रेटर देन जीरो पे होता है हाइपरबोलिक। तो ये दो क्वेश्चन हमने जो है, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन इसमें ज्यादातर पूछे जाते हैं, दो क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपको ये दिया है, ये भी सेम ही है भाई। देखा जाए तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी है जिसमें y ऊपर है तो y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और x और t नीचे है और t पहले यहाँ पे लिखा है, तो उसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ tx, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्टैंडर्ड फॉर्म भी उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे। ये हमें जो सॉल्यूशन में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है पहले इसको लिख लेना है। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी होगी यहाँ पर डेल टू वाई ओवर डेल टी स्क्वायर प्लस टी इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स डेल टी प्लस एक्स इंटू डेल टू वाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डेल वाई ओवर डेल टी, और प्लस डेल वाई ओवर डेल एक्स, और प्लस 6 इंटू यू, 6 इंटू वाई आएगा भाई, ये 6 इंटू वाई, ठीक है, 6 इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। ये हमें इक्वेशन 1 दी है, इसकी कंपेयर कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, इससे जो मैंने यहाँ पर बताया आपको, जेड की जगह पे वाई चलेगा और एक्स और वाई की जगह पे टी और एक्स चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा है रूल जेड इक्वल टू एफ एक्स वाई के लिए। तो ऑब्वियसली आपको पता लग गया होगा कि y की जगह पे z चलेगा, सॉरी z की जगह पे y चलेगा, और x की जगह पर t चलेगा, और y की जगह पर x चलेगा, है ना। उसी फॉर्म में हम बना लेते हैं। कंपेयर वन, कंपेयर वन विद स्टैंडर्ड फॉर्म बना लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म यहां पर होगी y ऑफ टी टी, ठीक है, इंटू ए प्लस बी इंटू वाई ऑफ टी एक्स प्लस सी वाई ऑफ एक्स एक्स
प्लस एक फंक्शन होगा जिसमें टी होगा, जिसमें एक्स होगा, जिसमें वाई होगा, जिसमें वाई का एक्स के रेस्पेक्ट में और टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन भी होगा। उससे हमें मतलब भी नहीं है, बस ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये वाली जो टर्म है, ये वाली टर्म इसको रिप्रेजेंट करती है जो यहाँ पर लिखी हुई है। इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमारा जो यूज है यहाँ पर केवल एबीसी का है, एबीसी की वैल्यू निकाल लेंगे। वी गेट, इससे ए की वैल्यू मिलेगी आपको 1, यहां से बी की वैल्यू मिलेगी आपको टी, यहां से आपको जो है सी की वैल्यू मिल जाएगी, सी की वैल्यू मिलेगी आपको एक्स। ठीक है, और इसमें आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। अगर आप चाहे तो इसको यहां पे ले लो, इसको यहां पे ले लो, मतलब ए की वैल्यू फिर एक्स हो जाएगी, उससे भी आंसर सेम आएगा। मतलब अगर इन दोनों टर्म को हम इंटरचेंज कर दे, है ना, इसको हम यहाँ पे ले आए, इसको हम यहाँ पे ले आए, मतलब हमने यहाँ पर टी को पहला वेरिएबल माना। अगर आप एक्स को पहला वेरिएबल माने, टी को दूसरा वेरिएबल माने, तब भी इसका जो क्लासिफिकेशन होकर के आंसर आएगा वो सेम आएगा। आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू एक्स। नाउ डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, बी की वैल्यू है टी का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू एक्स। इसका मतलब टी स्क्वायर माइनस 4x जो है हमारा डिस्क्रीमेंट आ गया। अब देखो यहाँ पर इसमें हम डायरेक्टली नहीं बता सकते क्योंकि ये वेरिएबल फॉर्म में आया है। टी भी आपका वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स भी आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों केस को डिस्कस करना पड़ेगा। जिसमें वेरिएबल फॉर्म में आंसर आता है डिस्क्रीमेंट का, तो उसमें हमें तीनों केस डिस्कस करने पड़ते हैं। ठीक है, तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे। नंबर वन, इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हो जाए लेस देन 0। और दिस इंप्लाइज बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके की वैल्यू क्या है, टी स्क्वायर माइनस 4x, ये लेस देन 0 होना चाहिए। 4x को उधर ले जा सकते हैं, यानी कि टी स्क्वायर जब 4x से छोटा रहेगा तो ये जो पीडीई है ये आपकी इलिप्टिक नेचर की होगी, है ना। दूसरा, नंबर 2, इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक। ये इक्वेशन हमारी पैराबोलिक होगी यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 हो। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां से रख सकते हैं, इसको चाहे तो आप इक्वेशन 2 डाल लेना और यहाँ पे लिख देना कि हम बार बार जो यूज कर रहे हैं इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हैं, है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, और इससे आपको मिलेगा टी स्क्वायर की वैल्यू 4x। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये आपकी पैराबोलिक नेचर की होगी जब हमारा टी स्क्वायर किसके बराबर हो, 4x के बराबर हो, है ना। नंबर 3, यही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हाइपरबोलिक होगी। यही सेम डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी हाइपरबोलिक होगी यदि डिस्क्रीमेंट की बात करें जो हमने निकाला है वो ग्रेटर देन 0 हो, जिसकी वैल्यू है टी स्क्वायर माइनस 4x, वो ग्रेटर देन 0 हो। 4x को उस साइड ले जाओ तो टी स्क्वायर जो है आपका 4x से बड़ा हो। जब टी स्क्वायर 4x से बड़ा होगा तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी जो है हाइपरबोलिक नेचर की होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हमारे वेरिएबल फॉर्म में आंसर आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू वेरिएबल फॉर्म में आ जाए, तो फिर हमें उसमें जो तीनों केस है, तीनों केस इस तरीके से डिस्कस करके बताने होंगे। कंडीशन उसमें डेफिनेटली बनेगी एक्स और वाई की फॉर्म में, ठीक है, या जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसकी फॉर्म में कंडीशन हमेशा बननी है, जैसे यहां पर बनी है तीनों केस में। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में काफी पूछा जाता है। इसमें बोला है कि शो डेट द इक्वेशन, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, जेड एक्स एक्स 2x जेड एक्स वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू 0। आपको प्रूफ करना है ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इलिप्टिक होगी इस रीजन में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 रीजन में। ये पैराबोलिक होगी इस रीजन में जब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये हाइपरबोलिक होगी आउटसाइड दिस रीजन, जब ये रीजन से बाहर जाएंगे तो ये हमारी हाइपरबोलिक होगी। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे इसका। गिवन करके जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो लिख लेते हैं। आपको दी है जेड एक्स एक्स प्लस 2x जेड एक्स वाई और प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर जेड वाई वाई इक्वल टू 0, जिसको कि इक्वेशन 1 डाल देंगे।
कंपेयर करके एबीसी की वैल्यू निकालेंगे, कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म होती है आपकी a इंटू जेड एक्स एक्स, ठीक है, a इंटू जेड एक्स एक्स प्लस b इंटू जेड एक्स वाई प्लस c इंटू जेड वाई वाई, और प्लस एक फंक्शन होता है जिसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी हो सकता है, जेड एक्स भी हो सकता है, जेड वाई भी हो सकता है, इक्वल टू 0। ठीक है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 0 है, हमें मतलब है शुरू की 3 टर्म से, क्योंकि ए बी सी की वैल्यू वहीं से निकलनी है। अगर आपकी 3 टर्म डिफरेंशियल इक्वेशन में है, ठीक है, उसी से हम जो है उसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर कंपेयर करेंगे तो ए बी सी की वैल्यू हमारी आएगी, ए की वैल्यू होगी 1, बी की वैल्यू होगी 2x, और सी की वैल्यू यहां पर होगी 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारी एबीसी की वैल्यू होगी। अब डिस्क्रीमेंट निकाल लेते हैं नाउ। डिस्क्रीमेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू, बी की वैल्यू है 2x यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 1 माइनस वाई स्क्वायर है। यदि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए तो बी स्क्वायर जो माइनस 4ac है उसकी वैल्यू हमें मिलेगी, ये मिलेगा आपका 4x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा, 4 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस वाई स्क्वायर, जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 4 बाहर कॉमन, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस 1 इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको मैं इक्वेशन 2 डाल देता हूं क्योंकि इसका बार बार यूज आगे करना पड़ेगा। तो उसको हमने सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपको इस तरीके से जो है, इस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट आपको मिल जाएगा इक्वेशन 2 की फॉर्म में, जो कि एक्स वाई की फॉर्म में आया है। अगर ये डायरेक्ट लेस देन 0 आता तो ये हो जाती इलिप्टिक, इक्वल टू 0 आ जाता तो पैराबोलिक, और ग्रेटर देन 0 पे हाइपरबोलिक। लेकिन ये एक्स वाई की फॉर्म में आया है, एक्स वाई जो कि हमारे यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पर भी हमें तीनों केस डिस्कस करने होंगे, ठीक है। नंबर 1, देयरफॉर इक्वेशन 1 इज इलिप्टिक, ये इलिप्टिक नेचर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 हो जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रख देते हैं, इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, 4 0 की साइड जाएगा तो यहां से मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0, इस 1 को उधर ले जाओ, ये 1 उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा लेस देन 1, ठीक है। मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी थी, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है इस रीजन में, ठीक है, इस रीजन में जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन 1 है, इस रीजन में ये हमारी इलिप्टिक रहेगी हमेशा। और ये रीजन अगर देखा जाए ना, क्योंकि आप जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ये हमारा एक सर्कल होता है जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी 1। तो रीजन अंदर वाला लेना है क्योंकि लेस देन 1 है ना, तो इस वाले रीजन में, इस वाले रीजन में ये डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा क्या बनाएगी, इलिप्टिक नेचर की होगी, इसका क्लासिफिकेशन एज ए इलिप्टिक पीडीई की फॉर्म में होगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हम लेंगे भाई सेम तरीके से, सेकंड कंडीशन ले लेते हैं। नंबर 2, इक्वेशन 1 इज पैराबोलिक, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी पैराबोलिक नेचर की होगी, पैराबोलिक की फॉर्म में इसका जो है क्लासिफिकेशन होगा इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है वो 0 के बराबर हो जाए, यानी कि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू यहां से रख देते हैं, 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 जो है 0 के बराबर हो जाए, 4 0 की साइड जाएगा तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये 0 के बराबर हो जाए, 1 को राइट साइड में ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। इस रीजन में यानी कि जो सर्कल वाला बाउंड्री वाला पोर्शन होगा, ठीक है, इस रीजन में ये हमेशा पैराबोलिक होगी, और यही हमें प्रूफ भी करना था। यहां पर हमें प्रूफ करना था एलिप्टिक होगी इस रीजन में, पैराबोलिक होगी इस रीजन में, ये हमने प्रूफ करके दिखा दिया। और ये सर्कल की बाउंड्री पॉइंट्स है, जो आपका ओरिजिन को सेंटर मान करके आपको जो है सर्कल बनाना है उसकी बाउंड्री पॉइंट्स है ये,
ठीक है, उसके बाउंड्री पॉइंट से इसके बाउंड्री पॉइंटों पर, सर्कल के बाउंड्री पॉइंटों पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर पैराबोलिक फॉर्म का होगा। ये इनसाइड रीजन है, ये ऑन द बाउंड्री है, ठीक है, जो कि यहां पर लिखा हुआ भी है। अब लेंगे नंबर थ्री केस लेंगे। इक्वेशन वन इज हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक होगी इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो हो जाए। वैल्यू को रख देंगे, वैल्यू आपकी बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की हमने निकाल रखी है, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन जीरो। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फोर जीरो की साइड जाएगा, ये मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन वन, ठीक है। और अगर इस रीजन को देखा जाए तो ये रीजन आपका आउटसाइड वाला रीजन होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्रेटर देन वन है, तो ये वाला रीजन होगा जो मैंने बाहर जो है शेडेड करके बताया। इस रीजन में ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा, ठीक है, हाइपरबोलिक फॉर्म की होगी, ठीक है। ये इनसाइड वाला रीजन है, बाउंड्री वाला ये आउटसाइड वाला रीजन है। तो तीनों रीजन के लिए हमने प्रूफ कर दिया कि ये इस रीजन में इलिप्टिक होगी, इस रीजन में ये पैराबोलिक होगी, इस रीजन में ये हाइपरबोलिक होगी। जब भी एक्स और वाई की फॉर्म में आंसर आता है, तीनों फॉर्म आपको बना करके दिखानी होती है इस तरीके से। इस तरह के क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, सेम डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी है, तो आप क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे अपने आप। कंपेयर करके यहाँ पर ए की जो वैल्यू आएगी, डायरेक्ट लिखता हूं मैं, ए की वैल्यू आएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोसेस ऐसे यूज करना जैसे मैंने हर क्वेश्चन में बताया, कंपेयर एबीसी की वैल्यू, फिर डिस्क्रिमिनेंट, फिर वैल्यू पे डिस्कशन करना। यहाँ पर ए की वैल्यू है आपकी वन माइनस एक्स स्क्वायर, बी की वैल्यू है माइनस टू एक्स वाई, और सी की वैल्यू है वन माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। नाउ हमें निकालना है डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। बी की वैल्यू है माइनस टू एक्स वाई का होल स्क्वायर, और माइनस फोर ए की वैल्यू है वन माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर सी की वैल्यू है वन माइनस वाई स्क्वायर। जिसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो ये मिलेगा फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ पे मिलेगा माइनस फोर, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन के साथ वन, फिर वन की वाई स्क्वायर के साथ, माइनस एक्स स्क्वायर की वन के साथ, और माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई करके ये आएगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है, जिसको हम फोर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस फोर एक्स स्क्वायर, और प्लस, सॉरी ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और ये माइनस हो जाएगा, फोर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। और ऐसा करने से यहाँ पर कुछ चीजें कट जाएगी, कौन कौन सी चीजें कटेगी, ये टर्म इससे कट जाएगी, और बाकी सभी से आप फोर को कॉमन ले लेंगे। फोर को कॉमन लेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन, उसी फॉर्म में आ गया जिस फॉर्म में अभी आपकी जो है लास्ट क्वेश्चन में आया था, ठीक है। इसको हम इक्वेशन नंबर वन कहेंगे जो गिवन होती है ना, और इसको हम जो डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं इक्वेशन टू कहेंगे, क्योंकि ये भी आपका जो है एक्स और वाई की फॉर्म में आए, तीनों केस डिस्कस करने पड़ेंगे यहां पर भी, ठीक है। नंबर वन, इक्वेशन वन इज इलिप्टिक, इलिप्टिक होगा इफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो। इसकी वैल्यू रख देंगे, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन लेस देन जीरो। इसको सॉल्व करेंगे, इससे आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन वन। ऐसा ही रीजन आएगा जैसा आपका लास्ट क्वेश्चन में आया था इनसाइड वाला। दूसरा केस, इक्वेशन वन इज पैराबोलिक, ये हमारी पैराबोलिक होगी यदि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जीरो के बराबर हो। वैल्यू रख देंगे, फोर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो। सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन, जो कि सर्कल का बाउंड्री वाला पॉइंट होगा जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में था। थर्ड में, इक्वेशन वन इज हाइपरबोलिक, ये हाइपरबोलिक होगी इफ, यदि बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। वैल्यू रख देंगे, ग्रेटर देन जीरो हो, सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ग्रेटर देन वन आपको मिलेगा।
जो कि आउटसाइड वाला रीजन मिलेगा। तो तीनों केस यहाँ पर डिस्कस करने हैं। अगर क्वेश्चन में प्रूफ के लिए आ गया तो तीनों केस जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने लिखे थे सेम ऐसे यहाँ पर फिगर बनाकर के भी दिखा सकते हैं आप। ठीक है, तो जब भी आंसर एक्स वाई की फॉर्म में आएगा तो इस फॉर्म में आप चलते हैं। अगर डायरेक्टली वैल्यू मिल गई तो उससे आपको पता ही लग जाता है कि वो इलिप्टिक है, पैराबोलिक है, हाइपरबोलिक है। ये दो तीन क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं जो कि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, जिसको आप आंसर से मैच भी कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते रहते हैं और इनका आगे भी यूज करेंगे। लाप्लास इक्वेशन होती है, ठीक है, लाप्लास इक्वेशन होगी। इसमें आपका जो है एक इक्वेशन और लिखता हूँ, इसको भी आप चेक करिएगा। डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल टी। इसको भी आप क्लासिफाई करना, क्योंकि इसमें जो है एक ही वैल्यू आपके पास है, केवल एक ही वैल्यू से ही हमें जो है पूरा का पूरा बताना है। चेक करिएगा अपने आप क्या बनेगी। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है जो कि आपको सॉल्व करने हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सेकंड ऑर्डर की लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत आसान तरीके से क्लासिफाई करना सीखा। इस तरीके से आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को जो सेकंड ऑर्डर की होगी क्लासिफाई कर सकते हैं। आई थिंक आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। डियर स्टूडेंट्स, अपने इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। अपने जो साथी आपके जूनियर्स हैं जिन्होंने एडमिशन लिया है रिसेंटली, उनको इस चैनल के बारे में जरूर बताएं और उनके लिए जो वीडियो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसको भी शेयर करें। ठीक है, जो इंट्रोडक्शन सिलेबस का मैं बताता हूँ उसको शेयर करें, क्योंकि उससे उनको थोड़ा सा रोड मैप मिल जाता है कि कैसे जो है उनको पढ़ाई करनी है। तो आप थोड़ा शेयर करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो मोटिवेशन मुझे मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।